हेलो डियर स्टूडेंट्स, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का ये सेकेंड ट्यूटोरियल पार्ट है जिसका टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इसके पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ट्यूटोरियल में कि किस प्रकार से जो मनी है वो कितनी यूज़फुल है, ट्रांजैक्शन के समय यूज होती है। मीन्स कि इसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम पढ़ चुके हैं पहले ट्यूटोरियल में। ओके, और हमने उसी समय बार्टर सिस्टम भी पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम में कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज होती थी, और उसका एक बहुत ही एसेंशियल फीचर था जिसे हम कहते थे डबल कोइंसिडेंस, क्योंकि इसमें दो शर्तों का पूरा होना जरूरी, दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी होता था, वो भी एक साथ एक ही समय, इसलिए उसको को एग्जिस्टेंट कंडीशंस हम कह सकते हैं। तो दो कंडीशन का पूरा होना था, वो भी एक ही साथ, दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस। मनी ने इस डबल कोइंसिडेंस की ज़रूरत को एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। नाउ इन मॉडर्न इकोनॉमीज़, और उसके पहले भी जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, तमाम कॉइन्स आप देख रहे हैं, मनी का यूज़ होता था ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन्स। कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें ट्रांजेक्शन में मनी एक कॉमन मीडियम के रूप में यूज़ होती चली आ रही है। मतलब एक ऐसा मीडियम जो ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करता है, और ये वाइडली एक्सेप्टेड भी है। मतलब ए और बी जब तक दोनों राजी ना हो कि हम इस मीडियम को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तब तक फिर लेन देन हो भी तो नहीं पाएगा। लेकिन अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे कि ये जो मनी है आज के समय में, उस मनी के कितने रूप हैं। तो वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन जो बुक में बहुत हल्का ही दिया गया है तो हम हल्का ही प्रयोग करेंगे। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स मतलब ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है। जब इनका ट्रांजेक्शन होता है तो उस समय एक्सचेंज के समय मीडियम के रूप में हम मनी का यूज़ करते हैं। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, यानी कॉइन्स के आने के पहले, यानी सिक्कों के चलन में आने से पहले, जो पहले का जो अरेंजमेंट था ट्रांजेक्शन के लिए, वो क्या था कि वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज यूज एज मनी। तो उस वक्त तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स को मनी के रूप में यूज़ करते थे। देखिए, मनी का मतलब ऐसा नहीं कि जो आप करेंसी देखते हो यही है। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन कॉमन मीडियम के रूप में, मतलब ए से बी को कोई चीज़ बेचनी है, खरीदनी है, तो उसके बीच में अगर हम कोई कॉमन आइटम यूज़ करते हैं इस ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए मीडियम के रूप में, तो मनी ही कहलाएगा। तो बहुत पहले से, यानी सिंस अर्ली एजेस, जो भारतीय थे वो अनाजों का यूज़ करते थे, कैटल का यूज़ करते थे मनी के रूप में। लेकिन जब भी आप मनी को यूज़ करोगे तो एक कॉमन यूनिट और उसका मेजरमेंट कुछ हमें बनाना पड़ता है। जैसे मान लिया कि भाई जो है एक बकरी है, गोट है। अब एक गोट की हमने कीमत रख दी कि एक गोट कम से कम, एक एवरेज साइज की गोट 100 kg ऑफ वीट के बराबर होगी। तो अब जब कभी आपको 200 kg वीट खरीदना है तो आप दो बकरियां देंगे बदले में। तो यहाँ पे गोट एक मनी के रूप में यूज हो रही है। लेकिन ये कोई मेटल धातु नहीं है, कोई पेपर नोट्स नहीं है, कोई कॉइन्स नहीं है, एक जीता जागता जानवर है। इसी प्रकार से अनाज का यूज हो सकता है कि अगर आपको एक बकरी खरीदनी है तो 100 kg आप गेहूँ दे दीजिए। अब यही है कि मान लीजिए आपको चावल खरीदना है, तो मान लिया कि भाई 100 kg अगर गेहूँ है तो बदले में 120 kg चावल मिल सकता है। तो अगर आपको 120 kg चावल खरीदना है तो आप एक बकरी का लेन देन करिए। तो कुछ कॉमन मीडियम के रूप में यूज होती थी, चीज़ें होती थी, लेकिन वस्तुएं होती थी, एनिमल्स होते थे, और ग्रेन्स का यूज होता था। तो देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। बाद में कॉइन्स का यूज होना शुरू हुआ जो धातु के बने होते थे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर कॉइन्स हैं। शुरू में सिल्वर और कॉपर कॉइन्स का यूज होता था, जिन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है, जिनका अपना कोई शेप डिसाइड नहीं होता था, और पता चला कि मेटल की जो बार्स हैं उन्हीं से काट काट के और इसके ऊपर कोई स्टेम मार देते थे, मतलब छाप छोड़ देते थे, तो वो पंच मार्क्ड हो गए। ये जो आपको उस पर डिजाइन नज़र आ रही है पंच है, जैसे मोहर लगा देते हैं तो मोहर छप जाती है पेपर पे, उस तरह से। फिर बाद में कॉइन्स का यूज होता है, जैसे आप जानते हैं भारत में कुषाण पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। गुप्त काल में भी स्वर्ण मुद्राएं चला करती थी। तो इस तरह से कॉइन्स का यूज होना शुरू हुआ, और वो कॉइन्स यानी अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। यानी गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स, ये सब पिछली शताब्दी तक चलते चले आ रहे थे, यानी अब इनका यूज़ नहीं होता। दरअसल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो है इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि इनकी खुद की, मेटल की अपनी कीमत होती है। जैसे एक गोल्ड कॉइन है, तो अब वो गोल्ड कॉइन ना भी लेन देन किया जाए, उसके बावजूद भी उसमें गोल्ड का बना हुआ है, तो उसकी खुद की कीमत तो है ना। हम उसे खुद भी बेचेंगे कहीं पर ले जाके एक वस्तु समझ के, तो भी हमें बदले में मिलेगा कुछ ना कुछ। तो जो फिजिकल करेंसी यूज हो जाती थी उसकी खुद की वैल्यू होती थी, हैड देयर ओन वैल्यू। अगर उस समय की सरकार ये कह दे कि भाई अब गोल्ड कॉइन्स नहीं चलेंगे, सिल्वर कॉइन्स नहीं चलेंगे, सिर्फ लोहे के सिक्के चलेंगे, तो भी ये खराब नहीं होंगे, इनकी कीमत बनी रहेगी। ये पहले की व्यवस्था थी। अब क्या है, अब हम देखते हैं करेंसी, जो हम आज यूज करते हैं। करेंसी को लेकर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ।
कि वास्तव में करेंसी किसी भी देश की, जिसे हम फिजिकल करेंसी कहते हैं, वो दो रूपों में मिलती है। एक तो पेपर के नोट्स होते हैं जिन्हें हम पेपर नोट्स कहते हैं, जिसे हम सॉफ्ट करेंसी भी कह सकते हैं, और कॉइन्स मिलते हैं। कॉइन्स का यूज एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए किया जा सकता है। ये दोनों मिलकर करेंसी बनते हैं किसी भी कंट्री की। और इस करेंसी को, नोट को छापना और कॉइन्स को मिंट करना, मतलब नोट्स की छपाई करना, कॉइन्स को मिंट करना, सिक्के ढाले जाते हैं। ये जिम्मेदारी उस देश की जो मेन बैंक होगा, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस देश की सरकार जो गवर्नमेंट होती है वो उन्हें लीगल टेंडर देती है। देखिए, लीगल टेंडर का मतलब होता है कि सरकार इस चीज़ की इजाज़त दे रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, अगर हम इंडिया की बात करें, कि आप इस तरह के डिनोमिनेशंस में, जैसे गवर्नमेंट बताती है, उस तरह के नोट्स आपको छापने हैं और ये डिज़ाइंस होनी चाहिए, मतलब इस कंपोनेंट्स के साथ ये नोट्स छपाई का काम आप कर सकते हो। तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जिसे वहाँ की गवर्नमेंट जिम्मेदारी देती है नोट छापने की। वो अथॉरिटी उस देश में एक हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई। तो गवर्नमेंट आरबीआई को अपने हिसाब से जिन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए कि ये चीज़ें उस नोट्स में छपनी चाहिए, उनके हिसाब से नोट छापने की जिम्मेदारी देती है। इसलिए करेंसी को, यानी करेंसी को लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में फिएट मनी भी कह सकते हैं। तो करेंसी इज ए लीगल टेंडर मनी। और लीगल टेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट रिकग्नाइजेज इट बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड, उस दुनिया के कानून के हिसाब से है। और पता चला 10 साल बाद अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये जो नोट छप रहे थे ना, ये अब बैन इन पे, कैंसिल, यानी इनका लीगल टेंडर ख़त्म, यानी अब आप इन्हें छाप नहीं सकते हो और जो पुराने नोट्स हैं वो कल से मान्य नहीं होंगे, एक्सेप्टेड नहीं किए जाएंगे। तो उस स्थिति में वो जो पेपर नोट्स हैं वो सिर्फ जला के फूकने के ही काम आएंगे, क्योंकि उनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। ये टोकन मनी से हम कहते हैं। जब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जारी किए जाते थे तो टोकन मनी नहीं थे, क्योंकि उसमें कॉइन्स की खुद की अपनी वैल्यू होती थी। लेकिन ये टोकन मनी है, क्योंकि जो पेपर है ना, उस पेपर पर जो 10 रुपया लिखा रहता है, 100 रुपया लिखा रहता है, वो दरअसल आरबीआई जो नोट छाप रहा है लीगल टेंडर की वजह से, गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन की वजह से, उसकी वजह से उसमें उस नोट्स में वैल्यू होती है। एक प्रॉमिस होता है कि हुएवर कैरीज दिस, तो उसे इस वैल्यू के बराबर वो खरीद फरोख्त कर सकता है, अपने उधार को चुका सकता है, पेमेंट सेटलमेंट कर सकता है। और हमारे यहाँ 2016 में ऐसे ही हुआ था। 8 नवंबर 2016 में घोषणा की गई थी कि जो पुराने नोट्स हैं उनका लीगल टेंडर ख़त्म, नया लीगल टेंडर नए नोट्स की छपाई के लिए दिया जा रहा है। और समय सीमा दी गई थी कि भाई ये नोट्स आप ले जाके बैंक में जमा करा दो और नए नोट्स बदले में ले लीजिए। तो उस स्थिति में पुराने नोट्स बैंक में जमा करा दिए, अगर नहीं जमा कराए, और आज भी आपके घरों में अगर 500 के पुराने नोट्स आप निकलवाइए, अगर निकल जाते हैं, उन्हें ले बाज़ार में लेके जाओ, कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अब सरकार ने उसकी मान्यता ख़त्म की हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर नोट बने हुए हैं, ये नोट में 100 का तो नोट चल जाएगा, 5 का चल जाएगा। इसमें तो सर 1000 का नोट नहीं दिया गया, कहीं पे नहीं मैं आपको दिखाता कि पुराने के समय के 1000 के नोट, 500 के नोट अब नहीं चलते, बल्कि अगर वो कहीं पाए जाते हैं तो उसे क्राइम माना जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि करेंसी एक टोकन मनी है, पेपर और कॉइन्स के रूप में छापी जाती है, मतलब ये छापे जाते हैं, इन्हें मिंट किया जाता है, ढाला जाता है, और गवर्नमेंट इन्हें रिकॉग्नाइज़ करती है। इन्हें लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है, फिएट मनी भी हम कह सकते हैं। और जब तक सरकार जो करेंसी चल रही है, मार्केट में घूम रही है, इकोनॉमी में, जब तक सरकार उन्हें मानती है तब तक वो रहेंगे। अगर उन्हें मानना बंद कर दे, उन पर बैन लगा दे, कैंसिल कर दे, नया लीगल टेंडर दे दे, इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है, उस स्थिति में पुराने नोट्स सिर्फ कागज़ के टुकड़े रह जाएंगे जिन पर आप रफ वर्क भी कर सकते हो, और वो कॉइन्स भी किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अगर रद्दी वाला ले ले तो बात दूसरी है। ये स्थिति गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन जब जारी होते थे उस वक्त नहीं थी। और कोई ना कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो करेंसी को छापती है। तो आइए अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। तो वो जो मॉडर्न फॉर्म है मनी का, उसे हम करेंसी कहते हैं। तो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, इसमें दो होते हैं, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, तो पहले जो मनी के रूप में चीज़ें यूज़ की जाती थी, तो मॉडर्न करेंसी के अगर उसकी तुलना की जाए तो इज़ नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल। तो आज की जो मॉडर्न करेंसी है वो किसी बहुत ही कीमती धातु की नहीं बनी होती, जैसे गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की। तो एक तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी और पुरानी करेंसी में ये अंतर हो गया। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, और पहले ग्रेन का यूज हो जाता था, कैटल का यूज हो जाता था मनी के रूप में, मतलब एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। बार्टर सिस्टम को बात नहीं कर रहे हैं हम, बार्टर सिस्टम में तो मनी यूज ही नहीं होती है, कम्युनिटी के बदले कम्युनिटी। और यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी के बदले कम्युनिटी नहीं, बीच में एक मीडियम बन रहा है जिसे हम मनी कहते हैं। तो दे आर नीदर एवरीडे यूज़। तो उस समय जो ग्रेन और कैटल का भी मीडियम के रूप में यूज होता था, तो इनका खुद का अपना यूज भी था। जैसे इनकी खुद की कीमत थी, तो जानवर का खुद का अपना यूज़ तो वही है, और ग्रेन का भी अपना खुद का यूज होता।
द मेटल हैड देयर ओन वैल्यू एंड ग्रेन एंड कैटल हैड देयर ओन यूज़, तो दे आर नीदर एवरीडे यूज़। तो आज की जो पेपर मनी है और कॉइन्स है, उनका रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारे यूज़ नहीं होता, मतलब हम उसे कंज्यूम नहीं करते। अदर द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न करेंसी है उसका खुद का अपना यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ एक मीडियम के रूप में यूज़ की जा सकती है। और इसलिए 100 रुपये का नोट हज़ारों लोगों के हाथों से जेबों में जाता होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक मीडियम है, उसका यूज़ नहीं करना है, कंज्यूम नहीं करना उसे। तो क्वेश्चन उठता है कि इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में लोग स्वीकार करते ही क्यों हैं? इट इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आंसर ये बनता है कि इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज करेंसी इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि किसी देश की सरकार उस करेंसी को जारी करवाती है, उसको ऑथोराइज करती है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में जैसे इंडियन सिटीजन्स इंडियन करेंसी को यूज़ कर सकते हैं। वो मान्य है क्योंकि सरकार की और देश के कानून के हिसाब से उसे ऑथोराइज किया गया है, अधिकार दिया गया है, आधिकारिक मुद्रा है वहाँ की। आप खुद छाप के अगर लेके जाओगे मार्केट में तो पकड़े जाओगे और जेल में जाओगे। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स, हमारे यहाँ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे बड़ा बैंक जो भारत का है, वो करेंसी नोट्स को इशू करता है, मतलब छाप कर और मिंट करके मार्केट में लेके आता है। और किसकी तरफ से? ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया ना, लीगल टेंडर। तो भाई सरकार जो है वो देश में, इकोनॉमी में जो मनी चलाना चाहती है, उस मनी को सरकार खुद अपनी प्रेस में न छाप कर, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार देती है कि आप हमारी तरफ से इसे छापो और मार्केट में डालो एज पर आवर डायरेक्शन। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इस नोट्स को इशू करती है। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के समय में, जो कि 2016 में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, हालांकि ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी है, तो रातों दिन 24 घंटे आरबीआई नए नोट छापने में लगा रहता था, क्योंकि सारे नोट्स का लीगल टेंडर वापस नहीं लिया गया था। कॉइन्स पुराने चल ही रहे थे, 500 के और 1000 नोटों का लीगल टेंडर वापस लिया गया था, और 1000 नोट की जगह 2-2000 के नोट निकाले गए थे। एनीवे, एज पर इंडियन लॉ, यानी भारत के कानून के हिसाब से, नो अदर इंडिविजुअल, जी हाँ, इसको भी आप गौर करिए जो मैं बताने चल रहा हूँ, कि भारत के कानून के हिसाब से नो अदर इंडिविजुअल, मतलब आप तो ही हैं, आपके अलावा भारत का कोई भी नागरिक और ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन, इज़ अलाउड टू इशू करेंसी इशू नहीं कर सकता। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड, भारत के कानून के हिसाब से सिर्फ आरबीआई को ये अधिकार प्राप्त है, और ये अधिकार गवर्नमेंट उसे लीगल टेंडर के रूप में देती है कि लीगल टेंडर मनी आप छापो, जो कि लीगल है, और तब तक जब तक गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज करती है। मोर एवर द लॉ लीगलाइजेज द यूज़ ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट। और हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का कानून, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ, जो रुपी है उसे मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में एक लीगल स्टेटस प्रदान करती है। और आप जानते हैं कि लॉज ऑफ द लैंड, यानी किसी भी देश के कानून को तोड़ना अपराध माना जाता है, क्राइम है। तो जब हमारे देश का कानून, यानी लगभग हर देश का कानून, लीगल टेंडर मनी, जिसे हम करेंसी कहते हैं, ध्यान रहे, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, दीज आर द लीगल टेंडर, ये दिस इज़ द लीगल मनी, इसे पेमेंट के रूप में कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। मतलब अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, बदले में उसे पैसा या कॉइन देते हो, मतलब जो भी उसकी कीमत है चुकाते हो, इन दोनों में, रुपीज़ में, पेपर नोट्स में या कॉइन्स के रूप में, तो कोई व्यक्ति रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि भैया मैं तो नहीं लूँगा। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर कि मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया। ये भारत के लिए है, क्योंकि भारत का कानून तो भारत में लागू होता है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन अगर करेंसी में उसे कोई पेमेंट किया जाता है किसी ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करने के लिए, कोई चीज़ आपने खरीदी, बदले में आप दे रहे हो करेंसी, तो वो लेने से मना नहीं कर सकता। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और उसने सामान दे दिया, तो अब आप उसको 1-1 रुपये से 100 रुपये के सिक्के दे रहे हो। वो कहेगा भैया इतनी रेज़गारी में क्या करूँगा? तो क्या इस पे भी कोई कानून है कि क्या इस तरह से आप उसे परेशान कर सकते हो रेज़गारी देके? आप सोचिए। और नहीं भी पता है तो क्या ऐसा कानून होना चाहिए कि आप दुकानदार को परेशान करो इस तरह से रेज़गारी देके? जस्ट थिंक, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़, कोई भी व्यक्ति कानूनन रूप से मना नहीं कर सकता, किसी भी ऐसे पेमेंट को मना नहीं कर सकता जो रुपए में किया गया हो। हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसलिए जो रुपी है, यानी इंडियन करेंसी है, उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हर तरफ, हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। तब आपको पता चल गया कि वाई इंडियन करेंसी या इंडियन रुपी इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इसका लीगल स्टेटस है और कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। क्योंकि कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए इसे फोर्स मनी भी कहा जाता है। ओके,
ध्यान रहे, ये सिर्फ करेंसी के लिए मैं कह रहा हूँ। करेंसी का मतलब कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, ओनली दी डू दीज थिंग्स। तो अब हमने ये भी पढ़ लिया कि पहले समय में मनी के रूप में क्या यूज़ होता था। अब हमने करेंसी भी पढ़ ली, करेंसी कौन इशू करता है, और करेंसी में अगर पेमेंट सेटलमेंट किया जाता है तो उसे कोई मना नहीं कर सकता। इंडियन सिटीजन यानी इंडिया में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हम फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ रहे हैं, और उसमें एक फॉर्म हम पढ़ चुके हैं कि करेंसी, जो कि फिजिकल फॉर्म है, कैश जिसे हम कह सकते हैं, अपने साथ आप लेके चल सकते हो, अपने पास रख सकते हो। हाँ, उसकी भी लिमिट है कितना रख सकते हो, बट लेट अस लीव इट। दूसरा जो मनी का फॉर्म है वो डिपॉजिट्स विद द बैंक। जो बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हो और वहाँ पे अपना पैसा जमा करते हो, सेविंग बैंक अकाउंट में उदाहरण के लिए, तो वो जो पैसा वहाँ जमा है वो आपके साथ साथ तो चलता नहीं है। मान लीजिए आपका 2 करोड़ रुपया जमा है बैंक में और आप घर पे बैठे हो, तो आप 2 करोड़ के मालिक तो हो, लेकिन आपके घर में आपके पास तो वो पैसा नहीं है ना। तो इसलिए इसे हम फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी नहीं कह सकते। फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी बस इतनी है। लेकिन जो पैसा जमा है बैंक में, तो उसका अगर हम यूज कर सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किसी तरीके से, तो ये भी मनी का एक फॉर्म कहलाएगा। यानी डिपॉजिट्स इन द बैंक इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ मनी। तो चूंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज है तो पहले देखते हैं इसमें लिखा क्या गया है। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी, यानी एक दूसरा रूप है जिसमें लोग पैसा अपने पास रखते हैं, वो है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय में, मतलब आपकी ज़रूरत के हिसाब से, पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर द डे टू डे नीड्स। तो जो पैसा मिलता है मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदता है। हो सकता है कि उसे जितना पैसा उसके पास से कम पड़ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कुछ बच भी जाए खरीदने के बाद। जैसे उदाहरण के लिए कि वर्कर है, यानी काम करने वाला व्यक्ति है, उसे सैलरी मिलती है, मतलब वर्कर्स हैं उन्हें सैलरीज मिलती हैं और हर महीने के अंत में उन्हें मिल जाती है। तो हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो जब दूसरे महीने की शुरुआत होती है तो पिछले महीने की सैलरी से कुछ बच जाता है। मान लीजिए उसे 100 रुपीज़ सैलरी मिलती है, तो उसने खर्च किया 80 रुपीज़ और 20 रुपीज़ बचा था कि दूसरे महीने की सैलरी उसे 100 रुपीज़ फिर मिल गई। तब जो 20 रुपये है उसका एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा है जो वो खर्च नहीं कर पाया पिछले महीने, या उसने बचा लिया हो, तो क्या करेगा उसे, वो हो सकता है अगले महीने फिर बच जाए कुछ। तो व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? इस एक्स्ट्रा कैश का क्या करते हैं? क्या नाली में ले जाकर फेंक देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। द डिपॉजिटेड विद द बैंक, वे लोग बैंक में ले जाकर जमा कर देते हैं। बाई ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन द नेम। तो बैंक में एक खाता खोलना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपने एडमिशन कराया होगा, आपका नाम लिखा गया होगा और उसके बदले आप फीस देते हो। लेकिन बैंक क्या है ना, बैंक आपको सुविधा प्रदान करता है, भैया अपना एक्स्ट्रा कैश ला के हमारे पास जमा कर दो, सेफ रहेगा, और हम कुछ इंटरेस्ट भी बदले में दे देंगे। यानी 100 रुपये जमा करोगे तो महीने में या 1 साल के बाद निकालोगे तो 104 रुपये आपको हम दे देंगे। तो जमा करने वाले की यानी डिपॉजिटर की कुछ इनकम भी हो जा रही है, मतलब पैसा भी सेफ है और इनकम भी हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि जमा कर देते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट यानी जो जमा जिसे कहते हैं उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, एंड आल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी देते हैं उस डिपॉजिट पे जो पैसा जमा किया गया है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ। तो इस तरह से लोगों का पैसा भी सेफ रहता है, क्योंकि घर में चोरी हो सकता है, कितना कैश वो घर में रख ही पाएंगे विद द बैंक्स, एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। और अमाउंट के इंटरेस्ट को देखें तो कुछ इनकम भी हो जाती है, अर्निंग भी हो जाती है बैंक में रखने से। अब जितना ज़्यादा पैसा रखोगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। पीपल आल्सो हैव द प्रोविज़न, प्रोविज़न मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट भी है, एक ऐसी व्यवस्था भी है कि अब आप पैसा रख दिया 100 रुपये ले जाके आपने, अरे भाई जब जरूरत पड़ेगी तो आप उसे निकालोगे भी तो पैसा जब आप जमा करते हो तो डिपॉजिट, और निकालते हो तो विड्रॉ करते हो। पैसा निकालना मतलब विड्रॉल करना, इसलिए जमा पर्ची अलग होती है, विड्रॉल पर्ची अलग होती है जब बैंक में जाते हैं हम तो पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड। जब जैसी उनको आवश्यकता पड़े वो बैंक में जाकर पैसा निकाल भी सकते हैं। तो डिपॉजिट और विड्रॉल की इजाज़त बैंक देता है, और डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि कितने समय तक आपका पैसा बैंक के पास रहता है और कितना रहता है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। अच्छा, आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी तो आप जाके बैंक से पैसा निकालोगे, इसे कहते हैं विड्रॉल ऑन द डिमांड। इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है कि भैया बैंक भाई हमने आपके पास पैसा 100 रुपये रखा है, लेकिन भाई जब हम डिमांड करेंगे 50 रुपये 60 रुपये जो भी, तो आप हमें फिर दे दीजिएगा। घर में लोग गुल्लक या पेरेंट्स के पास पैसा जमा करते हैं, मम्मी देखो ये जो है मेरा 1000 रुपया हो गया, पॉकेट मनी से रख लो, जब जरूरत पड़ेगी मैं मांगूंगा दे देना। ओके ओके ठीक है बेटा। 4 दिन बाद गए, मम्मी 10 रुपया दे दो, निकाल के दे दिया। तो जो आपने पैसा जमा किया है डिमांड करने पे आपको वो वापस करे, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, जो ऊपर इसका टाइटल दिया गया है। दिया तो नहीं गया, एनीवे इसे डिमांड डिपॉजिट भी हम कहते हैं। तो इसलिए लिखा गया कि सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, यहाँ लिखा गया है।
डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट्स यानी जो बैंक में पैसा आपका जमा है, जैसे 100 रुपये मैंने बताया जमा है, तो बैंक में पैसा जमा होने की वजह से आप उससे कुछ अलग तरीके से भी खर्च कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आपने गए वहाँ से 50 रुपये निकाला, कैश जेब में डाला और ले जाके कोई चीज़ खरीद ली। मान लीजिए कोई किताबें खरीदनी है, आपने कैश का लेन देन किया, यानी आपने जो पैसा बैंक में जमा था उसे फिजिकल कैश लिया, उससे ले जाके पे कर दिया। लेकिन एक और फैसिलिटी है बैंक में, अनदर इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, जिसकी वजह से इसे एक विशेषता मिलती है मनी के रूप में। देखिए मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो जो बैंक में पैसा जमा है, उस जमा पैसे का आप बिना इस तरह से कैश निकाले हुए उस जमा पैसे का आप ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हो। आपको घर खरीदना है और बैंक में आपके 50 लाख रुपया जमा है, आपके पास नहीं है, बैंक के पास है, तो आप उस घर को खरीद सकते हो। और ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इसमें आप जो घर आपको बेच रहा है बना बनाया, उसको आप पे कर सकते हो, मनी पे कर सकते हो उसको। आपके पास नहीं है तब भी आप पे कर सकते हो। आप कैश नहीं दे रहे हो तो भी आप खरीद सकते हो घर को। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बैंक में जमा है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, बिना कैश के लेन देन के जो ट्रांजैक्शन होने जा रहा है, इसके मीडियम के रूप में मनी यूज होगी, लेकिन मनी फिजिकल कैश के रूप में यूज नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो पा रहा है और बैंक में पैसा जमा इसकी वजह से हो पा रहा है। तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट्स की एक करेक्टरिस्टिक्स और देखने को मिलती है, जो मनी को ही हम वो करेक्टरिस्टिक्स देते हैं कि मनी ही एक्सचेंज हो सकती है बीच में, लेकिन यहाँ पे बैंक का डिपॉजिट आपका यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि दिस फैसिलिटी लेंड्स इट, मतलब इसको प्रदान करती है एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी दैट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी डिमांड डिपॉजिट्स आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स, और ये पेमेंट चेक के माध्यम से हो रहा है। मतलब कि बैंक डिपॉजिट्स को आप चेक के रूप में यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए इंस्टेड ऑफ कैश। तो अब फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने करेंसी पढ़ी और दूसरा हमने पढ़ा बैंक में जो हमारी डिपॉजिट्स होती है, यानी डिमांड डिपॉजिट। ओके, तो करेंसी तो फिजिकल हो जाती है, कैश का लेन देन करना है हमें और लीगल मनी है ये। लेकिन बैंक में जो डिपॉजिट्स है, इस डिपॉजिट्स का विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से आप पेमेंट सेटलमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हो। उसमें से एक है आपका चेक। तो आपके पेरेंट्स के पास चेक बुक होगी, अगर वो कोई चीज़ खरीदते हैं तो बदले में चेक काट के दे देंगे, 1000 रुपये का चेक काट के दे दिया। अब वहाँ पे उन्होंने कैश नहीं दिया, दुकानदार अगर उस चेक को एक्सेप्ट कर लेता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये चेक जो है ना ये ऑप्शनल है। देखिए करेंसी को तो नहीं मना कर सकते क्योंकि लीगल टेंडर मनी है वो, लेकिन ये लीगल टेंडर मनी नहीं है। आरबीआई को चेक छापने का अधिकार लीगल टेंडर के रूप में नहीं दिया गवर्नमेंट ने। ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है और सामने वाले के ऑप्शन निर्भर करता है कि वो चेक यूज़ करना चाहता है कि नहीं कर सकता। ये वो कह सकता है भाई कैश दो हमें, या कोई और तरीका अपनाओ, या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हमें पे करो। तो दिस इज़ नॉट द लीगल मनी। लेकिन चूंकि आपका पैसा बैंक में जमा है, बैंक ये फैसिलिटी देता है चेक की, तो आप उसे 100 रुपये का चेक काट के दे दोगे और वो ले लेगा और ले जाके अपने अकाउंट में लगाएगा और वो पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब जिसको चेक मिला है ना, वो ले जाता है बैंक में लगाता है, तो बैंक का अमाउंट उसके अकाउंट में आ जाता है, जिसे अकाउंट पे ही चेक कहा जाता है। तो फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर, यानी पैसा देने वाला, हु हैज़ एन अमाउंट विद द बैंक, जिसका पैसा बैंक में जमा है, मेक्स आउट अ चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, वो एक चेक बनाता है। जरा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, मेक्स आउट अ चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, एक निर्धारित अमाउंट का चेक। ऐसा नहीं खाली चेक दे दिया साइन करके, लो भर लो जितना अमाउंट भरना है। अच्छा, लीगल मनी वैसे भी इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए उसने 1000 रुपये का चेक काट के दिया और वो भैया गया चेक लेके, सामान तो उसने दे दिया आपको और चेक लेके गया, और जब उसने बैंक में लगाया तो बैंक ने कहा भैया जिसने चेक काट के दिया है उसके अकाउंट में 1000 रुपया है ही नहीं, इसे कहते हैं चेक का बाउंस होना। तो आप कहोगे गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया। गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया नहीं, ये बैंक की व्यवस्था है जो वो बनाती है चेक के माध्यम से, और लीगल मनी नहीं है, सिर्फ करेंसी है कि अगर आपके पास 1000 रुपये का नोट है और वो आरबीआई ने छापा हुआ है, तो हर हालत में 100% आपको 1000 रुपये की वैल्यू का सामान मिल जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से छपा हुआ है और चेक बैंक की व्यवस्था है। तो अ चेक इज़ पेपर, चेक होता क्या है, एक पेपर है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट, जिसमें लिखा रहता है कि भाई ये चेक लेके जो व्यक्ति जा रहा है, तो बैंक को निर्देश लिखा होता है कि आप जितना अमाउंट इसमें लिखा गया है वो अमाउंट पर्सन्स के अकाउंट से, मतलब जिसने चेक जारी किया है उससे कट जाए, टू द पर्सन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड, और जिसके नाम पर चेक इशू किया गया उसके नाम पे वो पैसा चढ़ जाए। मतलब टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, यानी बैंक जितना पैसा उसमें लिखा गया है वो पे कर दे, फ्रॉम मतलब से,
तो उस व्यक्ति के अकाउंट से पे करेगा जो चेक को जारी कर रहा है, दे रहा है। और टू मतलब उस व्यक्ति के खाते में जाएगा वो पैसा जिसके नाम पर चेक इशू किया गया। जैसे आप इसे देख लीजिए आप, ठीक है। अब ये चेक है, अब इसे चेक इशू करने वाले का यहाँ पे सिग्नेचर है और स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ पे 57,000 है और ये 2016 को जारी किया गया था, यानी डीमोनेटाइजेशन के पहले। अब देखिए डीमोनेटाइजेशन में क्या था कि करेंसी चेंज हो गई थी, नए नोट्स छपे थे। तो क्या उससे इस चेक पे कुछ असर पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि चेक कोई फिजिकल मनी का यूज़ नहीं कर रहा है, वो तो बैंक में जो डिपॉजिट है सिर्फ उसका यूज़ कर रहा है। अगर आपके नए नोट छप गए हैं तो क्या हो गया? अगर आपका 50,000 रुपया 60,000 रुपया बैंक में जमा था तो वो तो अमाउंट है ना, उसका कॉइन्स और पेपर नोट से क्या लेना देना है। तो इसलिए चेक पर डिमोनेटाइजेशन का कोई असर नहीं होता। तो ये साइन हो गया चेक जारी करने वाले का, ये उसने लिखा 57,000। तो ये जो जिसने चेक जारी किया है, अपना साइन किया है, क्योंकि इसका साइन उस बैंक में मिलाया जाएगा, वो ये कह रहा है कि भाई इस व्यक्ति को, प्रेम कुमार को, मतलब टू प्रेम कुमार 57,000 रुपये दे दो। तो इस व्यक्ति के खाते से, अकाउंट से जितना पैसा जमा था, मान लीजिए 60,000 रुपये जमा था, तो 60,000 में से 57,000 इसको मिल जाएगा और 3,000 सिर्फ इसके खाते में बचा रह जाएगा। आगे चल के 3,000 से ज़्यादा का चेक जारी नहीं कर सकता। तो फ्रॉम दिस अकाउंट द मनी विल गो टू दिस अकाउंट। इसे कहते हैं अकाउंट पे ही चेक, मतलब अकाउंट में जाएगा ये पैसा। और ये चेक नंबर होता है, ये कोडिंग है जो यूज होती है, बैंक इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और ये बैंक का ब्रांच कोड है, मतलब इस कोड से आप पता लगा सकते हो कि ये ब्रांच कहाँ पे लोकेटेड है। और ये खाता संख्या है, किसका खाता संख्या है? इस व्यक्ति का खाता संख्या है जो चेक इशू कर रहा है। और इसे प्रेम कुमार ले जाएगा जब चेक मिल जाएगा हाथ में, और ले जाकर उस बैंक में लगाएगा जिस बैंक में इसका खाता हो। और उस खाते में प्रेम कुमार लिखा भी होना चाहिए, क्योंकि ये उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके खाते में प्रेम कुमार लिखा हो, प्रेम कुमार के नाम से खाता खुला हो। पता चला रास्ते में गिर गया और आपको मिल गया, आपने ले जाकर अपने बैंक में लगा दिया। बैंक पकड़ के आपको 2 झाप लगा सकता है, आपके खिलाफ केस भी चला सकता है। क्यों? क्योंकि आपका नाम प्रेम कुमार होना चाहिए, नहीं है तो आप उसे कैश नहीं करा सकते। वैसे एक बियरर चेक भी होता है, बियरर चेक में ये नहीं लिखा होता है। बियरर मतलब जो चेक को लिया है उसी को पैसा मिल जाए। हाँ, तब अगर ये खो जाता है चेक और आपके हाथ लग गया, तो बियरर का मतलब चेक को धारण करने वाला, जो चेक लेके जा रहा है उसी को पैसा दे दो। उस स्थिति में फिर वो पैसा आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, शेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। तो मनी का जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करने का जो काम है, वो डिमांड डिपॉजिट भी करते हैं, बट विथ अदर मेथड्स। जैसे चेक्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स हैं, ये सब जो बैंक में पैसा जमा है उसके अगेंस्ट बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी, और इसी डिमांड डिपॉजिट को आप चेक और ड्राफ्ट के रूप में यूज़ करते हो। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मनी का भी यूज़ हो रहा है, जिसे डिजिटल मनी भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ मनी, लेकिन अगेन इट इज़ एसोसिएटेड विद द डिमांड डिपॉजिट्स। तो हम कुल मिला के करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ये 2 फॉर्म ऑफ मनी को मान सकते हैं, और इससे कई और रूप निकलते हैं। जिसे हम डिजिटल मनी के रूप में ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हम इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। और ये फिजिकल कैश है आपका, जैसे लीगल टेंडर कहते हैं, और ये लीगल नहीं है क्योंकि बैंक फेल भी होते हैं, उस स्थिति में कोई पैसा डूबता भी है। लेकिन जो नोट्स होते हैं उनमें जो वैल्यू लिखी होती वो उतनी वैल्यू आपको मिलती। कोई इनकार नहीं कर सकता। 1,000 रुपये का नोट है तो मैं 500 का ही सामान आपको दूंगा, 1,000 रुपये लिखा जरूर, मैं नहीं मानता। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। बिना कैश के यूज के चेक के माध्यम से डिमांड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट चेक बनाकर आप पेमेंट कर सकते हो किसी भी चीज़ का। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली, चूँकि डिमांड डिपॉजिट्स आर वाइडली एक्सेप्टेड, यानी जो बैंक में जो आपका पैसा जमा है उसको सभी लोग मानते हैं। चेक बना के लेके जाओगे तो लोग ले ही लेंगे चेक, क्यों नहीं मालूम है कि SBI का बना है या इस बैंक का बना हुआ है। हाँ, किसी ऐसे उसे बैंक का बना हो चेक जिस पे शक हो, नामी ग्रामी बैंक ना हो, तो आदमी कह सकते भैया इसको वापस लेके जाओ, कैश दे दो हमको। हाँ, तो अलॉन्ग विथ करेंसी, तो करेंसी के रूप में भी और हम चेक का भी यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। और इसलिए दे कंस्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, मतलब करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक्स प्ले हेयर। अब आपको समझ में आया होगा बैंक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तक तो हमने बस इतना पढ़ा है कि वो हमारे पैसे को जमा कर लेते हैं और इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन ज़रा सोचो, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो कहाँ से देगा? अगर आपने उसके पास 100 रुपये जमा किया है और 2 रुपये अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है साल के अंत में, 102 रुपये आप वहाँ से पा रहे हो, तो 2 रुपये कहाँ से लेके आएगा बैंक? क्यों देगा? क्या आपने उसका भला किया है जो दे देगा? कहाँ से लेके आएगा? जब 100 रुपया, मान लीजिए एक ही व्यक्ति ने पैसा जमा किया बैंक खोलने के बाद और वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये पे 2 रुपये कहाँ से लाएगा? बल्कि उनके एम्प्लॉयज़ को भी पेमेंट चाहिए होगा, सैलरी उनकी भी बनती होगी। इसे हम अगले ट्यूटोरियल में लेंगे। बट फॉर द बैंक्स
अगर बैंक्स ना होते तो देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स होते ही ना, एंड नो पेमेंट्स मेड बाय चेक्स, चेक के थ्रू पेमेंट होता भी ना अगर बैंक ना होते तो बैंक तो हमारी हेल्प करते हैं ना, कहाँ कहाँ हम कैश लेके चलेंगे, अरबों रुपए होता है लोगों का बैंक के पास। और आज सबसे अच्छा तरीका डिजिटल मनी के रूप में ऑनलाइन पेमेंट, चेक पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट। तो करेंसी एंड डिपॉजिट्स, ये दो फॉर्म्स हैं मनी के, आज आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, और इनका मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से काफ़ी क्लोज रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है उसे हम अगले ट्यूटोरियल में लेंगे। तो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। अजीत सर सेज यू गुड बाय, स्टडी वेल एंड स्कोर वेल।